हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 53। ये कार्यपत्रक 12 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति का भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसका भाग 1, 2, 3, 4 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसके भाग 5 को पढ़ेंगे और जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ नई बातें। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। 1794 से 1799, 1794 टू 99। उदार गणतंत्र। उदार गणतंत्र क्या था वो देख लेते हैं। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। जो ये डायरेक्टरी है इसी को 5 सदस्यीय निदेशक मंडल भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, यानी कि पहले नेशनल कन्वेंशन का शासन था और जब उनका शासन समाप्त हुआ तो डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो 1795 से 99 तक चला। 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन चला और उसके बाद फिर शासन फिर से बदल गया। डायरेक्टरी का शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। जो डायरेक्टरी का शासन था वो बहुत सारी कठिनाइयों से भरा था, कई सारी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ रहा था। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेना अध्यक्षों की नियुक्ति फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। अब आपने देखा इसमें कि दिक्कतें क्या थी। संचालन मंडल यानी कि जो कार्यभार चलाते हैं, संभालते हैं, को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेना अध्यक्ष, जो सेना के अध्यक्ष होते हैं, की नियुक्ति यानी उनको नियुक्त करना, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं जो थी वो थी युद्ध की समस्या, ठीक है। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, यानी जो सदस्य थे उनको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था, अयोग्य थे वो और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी, मतलब उनको एक ऐसा नेता, एक ऐसा संचालन चाहिए था, ठीक है, फ्रांस की जनता को, जो उनके देश को संभाल सके और इन समस्याओं से बाहर निकाल सके। तो इस तरीके से क्योंकि देश में बेकारी बढ़ गई थी, व्यापार ठप पड़ गए थे, विदेश नीति कमजोर पड़ गई थी, बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके, यानी कि देश के अंदर और बाहर हर तरह से शांति स्थापित कर सके, युद्ध को समाप्त कर सके, विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके, यानी विदेशी शक्तियां जो उन पे आक्रमण कर रही थी उन्हें परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया। अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि अब सामने कौन है, नेपोलियन प्रथम आया। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टरी के शासन को समाप्त किया, कब, 1799 में, और अपनी सत्ता स्थापित की और फ्रांस का सम्मान भी स्थापित किया। आगे देख लेते हैं। 1799 टू 1814 पुनः राजतंत्र की ओर, यानी कि 1799 से 1814 पुनः राजतंत्र की ओर, दोबारा से राजतंत्र स्थापित होने लगा फ्रांस में। कैसे वो देख लेते हैं।
1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। वो क्या बन गया? फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। 1804 ईस्वी में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया। तो उसने क्या किया? 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से अब नेपोलियन प्रथम का शासन शुरू हो गया फ्रांस में। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। उसने क्या किया कि कई सारे विजय अभियान किए जिसके द्वारा उसने यूरोप में काफी सारे बदलाव किए। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सदी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन प्रथम की 1821 में मृत्यु हो गई। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में लागू की गई। ठीक है, यानी 1804 में ही से लागू किया गया था। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था, यानी जो पहले के कानून थे और जो नए कानून थे दोनों को मिला के इसको बनाया गया था नेपोलियन संहिता। इस संहिता द्वारा इसमें क्या क्या था वो देख लेते हैं। जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद कर दिए गए थे। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो जन्म के साथ मिलते थे तो उसे बंद कर दिया गया। दूसरा, इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हों, यानी जो सबसे ज्यादा योग्य हो उनको मिले। ज्यूरी की सहायता से खुले मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानूनों के समक्ष सब समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत की मान्यता दी गई। भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए कि उनका जो भूमि है वो अब उनसे कोई नहीं छीन सकता। आगे देख लेते हैं। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ, यानी नेपोलियन प्रथम जो था वो आया, उसने शासन किया, वो चला गया, पर उसने जो कानून संहिता बनाई थी वो हमेशा के लिए रह गई। ठीक है, नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा, नेपोलियन जो था उसने खुद कहा कि जो मैंने कानून संहिता बनाई है वो मैं रहूं ना रहूं, ये कानून संहिता हमेशा रहेगी। किस तरीके से उसके जो शब्द थे वो देख लेते हैं। मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है। नेपोलियन ने कहा कि मेरा वास्तविक गौरव मैंने जो 40 युद्ध लड़े हैं और जीते हैं उसमें नहीं है। मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। उसने कहा कि मैंने जो विधि संहिता बनाई है, विधि मतलब होता है कानून, तो कानून संहिता जो मैंने बनाई है ये कैसी है, ये हमेशा रहेगी, कभी ना मिट सकेगी, मतलब ये कभी नहीं मिटेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। स्थायी मतलब जो हमेशा रहे, चिरस्थायी मतलब चिरकाल तक, लंबे समय तक जो स्थायी रहे। ठीक है, तो चिरस्थायी सिद्ध होगी, यानी वो कहना चाहता था कि मैं इस दुनिया में चाहे ना रहूं लेकिन मैंने जो ये कानून संहिता बना दिया ये हमेशा रहेगी। और उसने कानून संहिता में कुछ ऐसे अच्छे नियम भी बना दिए थे जो हमेशा रहे। ठीक है, यानी वाकई चिरस्थायी सिद्ध हुए। ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं इनके क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हमसे। आज का पहला प्रश्न है, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयां थी। आज का दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा।
तीसरा प्रश्न है नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है, और चौथा प्रश्न है नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। ठीक है, तो ये हैं हमारे आज के सभी चारों प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। साथ ही आपको कोविड के संदर्भ में एक छोटा सा मैसेज दिया गया है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो आपको सभी को पता है कि कोविड जो है वो इंडिया में और स्पेशली दिल्ली में इस वक्त ज़्यादा हाईली स्प्रेड आउट हो रहा है, तो आपको अपनी सुरक्षा करनी है और मास्क को पहनना है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयां थी। इसका उत्तर है डायरेक्टरी के शासन में निम्नलिखित प्रकार की कठिनाइयां थी। नंबर 1 युद्ध की समस्या। नंबर 2 डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, यानी उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं था। नंबर 3 सदस्य अयोग्य तथा भ्रष्ट थे। और चौथा कमजोर विदेश नीति। ये है डायरेक्टरी के शासन की समस्याएं और कठिनाइयां। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। इसका उत्तर है नेपोलियन प्रथम शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में निम्नलिखित प्रकार से सफल रहा। नंबर 1 डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया। नंबर 2 नेपोलियन प्रथम ने सैन्य अभियानों के द्वारा स्वयं की स्थिति मजबूत की, यानी उसने कई तरह के सैन्य अभियान किए और उसमें वो कई बार जीता भी, और ये अभियान जो उसने किए इसके द्वारा उसने स्वयं की स्थिति और फ्रांस की स्थिति को बहुत मजबूत बनाया। नंबर 3 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, यानी कि उसने खुद ने 1804 में स्वयं को सम्राट बना लिया, घोषित कर दिया। नंबर 3 तीसरे प्रश्न की बात करते हैं नेपोलियन संहिता का क्या महत्व था। जो नेपोलियन संहिता बनी थी उसका क्या महत्व था। नेपोलियन संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण थी और नेपोलियन ने स्वयं भी कहा था कि मैं रहूं ना रहूं इस संसार में, पर मेरी द्वारा बनाई हुई ये विधि संहिता या कानून संहिता या नेपोलियन संहिता जो है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि नेपोलियन संहिता में कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए थे जो जनता के लिए काफी अच्छे साबित हुए और हमेशा के लिए रह गए। तो नेपोलियन संहिता का महत्व। नंबर 1 नेपोलियन संहिता से प्रशासन कार्य आसान हो गए। नंबर 2 नेपोलियन संहिता राष्ट्रवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण बनी। और नंबर 3 इसके द्वारा लोकतंत्र स्थापित किया गया। तो ये जो नेपोलियन संहिता थी इसमें काफी अच्छे अधिकार दिए गए थे। जनता को समानता का अधिकार दिया गया था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, इसलिए ये नेपोलियन संहिता जो थी वो आगे भविष्य में काफी अग्रसर हुई थी। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कानून आपको अच्छे लगते हैं। हम नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों में समानता, धर्म की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के लिए प्रावधान को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह एक गणतंत्र देश की प्रथम आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी अगर देश गणतंत्र है, स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक है, तो वहाँ की जो पहली आवश्यकता होती है लोगों की वो यही होती है कि वहाँ पे लोगों को समानता का अधिकार मिले, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिले, उनको अधिकार प्राप्त हो कई तरह के। तो ये सबसे प्रथम आवश्यकता होती है जो नेपोलियन संहिता में प्राप्त की गई थी। आई होप आपको समझ में आए होंगे।